नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईवीएम पर हल्ला बोल की, बिहार में इंडिया के 20 सीट बंटवारे की, बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारी की मुश्किल की, ड्राइवरों की हड़ताल की, जानेंगे चीन और मोदी सरकार की करीबी पर कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल, और बुलेटिन के आखिर में बात मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू पक्ष को लगे झटके की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद की सुरक्षा सेंध मामले में आरोपियों को नहीं मिली राहत, सभी की हिरासत 13 जनवरी तक बढ़ाई गई। 6 में से 5 आरोपियों का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बनाया है राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार, संजय सिंह और एनडी गुप्ता को भी टिकट। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार में मंत्रियों के बीच हुआ विभागों का बंटवारा, दिया कुमारी वित्त, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग, सीएम ने अपने पास रखा गृह मंत्रालय। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 179 अंकों की तेजी के साथ 72,026 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 52 अंकों की तेजी के साथ 21,781 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, क्या ईवीएम सुरक्षित है या फिर ईवीएम से परिणाम वैसे ही आएंगे जैसा सरकार चाहती है? इसे लेकर अब राजनीतिक दल ही नहीं, आम लोग भी सवाल करने लगे हैं। अब ये ईवीएम के खिलाफ आंदोलन आम लोगों का आंदोलन बनता जा रहा है और अब वकील और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने ईवीएम पर हल्ला बोल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये नारे आम लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। अभी तक विपक्षी दल ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब देश के वकील, सिविल सोसाइटी के लोग भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। आज दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट से वकील और सिविल सोसाइटी के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और रैली निकालते हुए चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने चुनाव कार्यालय तक मार्च को पहुंचने ही नहीं दिया। इस दौरान वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने बयान दिया। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है। चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम देना चाहती है। अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हमें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी बंधक बना के रखा है। हम ये बंधक नहीं बनने देंगे चुनाव आयोग को। हम ईवीएम लेंगे, किसी हालत में लेंगे, हर हालत में लेंगे, और चुनाव किसी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा देश से वादा है। उन्होंने ये दावा किया कि पीएम मोदी को पता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बीजेपी की हार तय है। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। हमारे प्रदर्शन में सभी विपक्षी दलों का भी समर्थन मिलेगा। इस दौरान आज हमें भले ही पुलिस ने रोक दिया हो, लेकिन हम फिर आएंगे और 50 ईवीएम लेकर जाएंगे। हम सभी के सामने ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। 2024 में चुनाव या तो बैलेट पेपर से होंगे या फिर नहीं होंगे। ईवीएम पर सवाल बने हुए हैं। विपक्ष भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव कराने की मांग कर रहा है। साथ ही विपक्षी दल चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बातचीत की खबरें भी आ रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि बिहार को लेकर सीट बंटवारे पर बात बन गई है। तो क्या है सीट बंटवारे का फॉर्मूला? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में इंडिया गठबंधन पहले से ही मजबूत माना जा रहा है। तमाम सर्वे भी बता रहे हैं कि गठबंधन को राज्य की 40 में से 30 से ज्यादा सीटों पर जीत मिल सकती है। और अब कहा जा रहा है कि यहां इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे के मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी से चर्चा की है। तो तेजस्वी यादव के साथ भी नीतीश कुमार की बैठक हुई है। इस बैठक में सीटों का फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। दरअसल बिहार में इस समय जेडीयू के पास 16 सीटें हैं, जबकि 2019 में आरजेडी का खाता तक नहीं खुल पाया था। जेडीयू सभी 16 सीटें जिस पर उसका कब्जा है वहां चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि आरजेडी जेडीयू के कब्जे वाली झंझारपुर और जहानाबाद सहित करीब 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार चाहती है। तेजस्वी का दावा है कि यहां आरजेडी का मजबूत आधार है, तो नीतीश कुमार अपने सांसद को रिपीट करना चाहते हैं। झंझारपुर से जेडीयू के रामप्रीत मंडल और जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद सांसद हैं। वैसे सीटों की संख्या को लेकर इंडिया गठबंधन में सहमति बन चुकी है। राज्य की 40 सीटों में आरजेडी और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस को 5 और वाम दलों को 3 सीटें मिल सकती हैं।
इंडिया के आगे बिहार में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ही मुश्किल में फंस गई है। टीएमसी नेता के घर छापा मारने पहुंची ईडी को ही लेने के देने पड़ गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के समय पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम टीएमसी नेता के घर छापा मारने पहुंची हुई थी। ईडी ने 15 जगह एक साथ छापेमारी की, लेकिन साउथ 24 परगना के संदेश खली गांव में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और बोगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या के घर छापा मारना ईडी को भारी पड़ गया। टीएमसी के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों को घेर लिया, सीआरपीएफ के जवानों को दौड़ा दिया। शेख शाहजहां उत्तर 24 परगना जिला परिषद के मत्स्य एवं पशु संसाधन अधिकारी हैं। राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी भी हैं। मलिक खुद राशन घोटाले में जेल में बंद हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी और कांग्रेस ने ममता सरकार को घेर लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग कर डाली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी को सुरक्षा मुहैया कराए। अगर कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी में विफल रहती है तो भारत का संविधान अपना काम करेगा। दूसरी तरफ टीएमसी ने इस घटना में अपना कोई हाथ होने से इनकार कर दिया है। केंद्र की जांच एजेंसी मुश्किल में है, तो मुश्किल में बीजेपी की सरकार भी दिखाई दे रही है, खास तौर पर ड्राइवरों के आंदोलन के चलते। दरअसल सरकार के हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवरों का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। सरकार ने कानून लागू नहीं करने की बात कही है। इसके बाद ड्राइवरों का आंदोलन तो थम गया, लेकिन ड्राइवरों ने एक और मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों के खिलाफ असम ट्रांसपोर्टर यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने शुक्रवार से 48 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे असम में सभी कमर्शियल वाहनों की आवाजाही रुकने की संभावना है। हड़ताल को लेकर बसों, कैब और ऑटो, मालवाहक और ईंधन टैंकरों सहित सार्वजनिक परिवहन के कई संघों ने हाथ मिलाया है और आंदोलन में अपनी भागीदारी की घोषणा भी की है। असम मोटर वर्कर एसोसिएशन का ये कहना है कि सरकार किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए केवल ड्राइवरों को दोषी ठहराना चाहती है, भले ही उन्होंने अपराध न किया हो। सड़क की स्थिति में सुधार करने के बजाय वो गरीब ड्राइवरों को दंडित कर रहे हैं। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि कोई भी चालक जानबूझकर घातक दुर्घटना नहीं करता और कई बार दुर्घटना में शामिल दूसरों की भी गलती होती है। अब आपको बता दें कि पहले ट्रक और डंपर ड्राइवर्स ने देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया, जिससे आम जन को तो परेशानी हुई ही, साथ ही सरकार भी उनके आंदोलन के आगे झुक गई। और सरकार का ये कहना है कि अभी हमने कानून लागू नहीं किया है, लेकिन अब असम में शुरू हुई इस हड़ताल से बीजेपी की परेशानी फिर से बढ़ गई है। सरकार ये दावा कर रही है कि प्रभावित लोगों से बातचीत करके ही कानून लागू किया जाएगा, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर प्रभावित लोग बदलाव के लिए कहते हैं तो सरकार संशोधन करेगी या नहीं। एक और हड़ताल, साफ है कि बीजेपी की मुश्किलें उसकी ही सरकार की नीतियों के चलते बढ़ी हुई हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, खास तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन पर सरकार की मेहरबानियों का कारण पूछ लिया है। तो क्या सवाल दागे गए हैं खड़गे की तरफ से, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और चीन के बीच इन दिनों तनाव चल रहा है। चीन की नजर भारत की जमीन पर है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर, चीन इनके अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है। लेकिन इस सब के बीच चीनी राजनयिक नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पहुंच गए हैं और इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस ने संघ और बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार से कई सवाल किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि एक तरफ मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने पहली बार माना है कि चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं हैं। दूसरी तरफ चीन के डिप्लोमेट्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए। क्यों गए, किस लिए गए, क्या बातचीत हुई, ये सवाल भी कांग्रेस अध्यक्ष ने दाग दिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे भी लिखा कि PLI स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीनी प्रोफेशनल्स टेक्नीशियंस को मोदी सरकार ने वीजा में छूट दी है। क्यों दी है? क्या चीन ने हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए स्टैम्प्ड वीजा नहीं दिया था? ये सवाल उन्होंने दागा। इसके साथ ही आगे भी एक सवाल लिखा और कहा कि क्या 2020 में चीन से लड़ाई लड़ते हुए हमारे 20 वीर जाबाजों ने गलवान में अपनी जान की आहुति नहीं दी थी? ये बड़े सवाल कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से दागे गए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार को तय कर लेना चाहिए कि उसकी नीति क्या है। न कोई हमारी सीमा में घुसा है वाली मोदी की चीन को क्लीन चिट है या उन्हीं के विदेश मंत्रालय वाली नॉट नॉर्मल है।
जिसमें उन्होंने ऐप बैन के अलावा कुछ नहीं किया। लद्दाख समेत पूरा देश स्पष्ट रूप से जानना चाहता है। अब जिस तरीके से चीनी राजनयिक आरएसएस मुख्यालय पहुंचे और उस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, अब इस पर यह भी कहा जा रहा है कि क्या सरकार ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं और विपक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चुनाव से पहले मोदी सरकार मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। विपक्ष सरकार की मजबूत घेराबंदी में जुटा हुआ है। वैसे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी चुनाव है। वहां 7 जनवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग पर सवाल उठ गए हैं। तो क्यों बांग्लादेश का चुनाव आया सवालों में, देखिए यह रिपोर्ट। बांग्लादेश की संसद के लिए 7 जनवरी को वोटिंग होनी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी समेत 14 पार्टियों ने ये कहते हुए चुनाव का बहिष्कार कर रखा है कि पहले केयरटेकर सरकार बने। ठीक वैसे ही जैसे 1996 में शेख हसीना केयरटेकर सरकार न बनाने पर चुनाव से हट गई थी। हालांकि इस समय सरकार शेख हसीना की है, इसीलिए वो इस तरह की मांग पर विचार करने को भी तैयार नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बीएनपी और सहयोगी दलों के 28,000 नेता कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि सत्ताधारी आवामी लीग के लिए चुनाव जीतना मुश्किल नहीं है। पार्टी 300 सीटों में से 298 पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा आवामी लीग का टिकट नहीं मिलने पर करीब 200 नाराज नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से करीब 100 मजबूत स्थिति में लग रहे हैं और ये सभी जनता के बीच ये प्रचार कर रहे हैं कि जीते तो आवामी लीग का समर्थन करेंगे। एक और दल जिताओ पार्टी चुनाव लड़ रहा है और उसके नेता भी शेख हसीना के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। यानी जो भी दल या उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो शेख हसीना के नाम पर ही वोट मांग रहा है। चुनाव नतीजों से पहले ये तय माना जा रहा है कि करीब 250 सीटों पर पहले और दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार आएंगे वो शेख हसीना के समर्थक होंगे। एक और जहां पूरा विपक्ष जेल में है, चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले रहा है, ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दे रहा है। अमेरिका ने यह साफ कह दिया है कि बिना विपक्ष के वोटिंग हुई तो बांग्लादेश की वीजा सेवा से लेकर आर्थिक मोर्चे पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि शेख हसीना को विपक्ष पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिका ने ही उकसाया था। अमेरिका के राजदूत पीटर हॉस ने बीएनपी नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार को एक्शन में आना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में किसी को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और बुलेटिन के आखिर में बात मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष को लगे झटके की। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मथुरा कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देश की तमाम अदालतों में इससे जुड़े मुकदमों पर सुनवाई हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को जोरदार झटका दिया है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग ये की गई थी कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता दे दी जाए। दरअसल ये याचिका पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया तो पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। याचिकाकर्ता वकील महक महेश्वरी ने याचिका लगाते हुए ये दावा किया कि ये स्थल इस्लाम के आने से पहले से है, इसलिए उसका मालिकाना हक हिंदुओं को दे दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जनहित याचिका की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता ने 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते पर भी सवाल उठाया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच भूमि वितरण का समझौता हुआ था। याचिका में कहा गया कि वो समझौता ही गलत था। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को यह समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। दरअसल इस समझौते के बाद मान लिया गया था कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद सुलझ गया है। समझौते के लिए मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की कुछ जमीन भी मंदिर को सौंप दी थी, लेकिन अब ये विवाद फिर से खड़ा हो गया है। याचिका के जरिए मस्जिद की जमीन पर दावा किया जा रहा था और मस्जिद में पूजा का अधिकार मांगा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।